नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी सज गई है। आज कचहरी में जिन बड़े मुद्दों की केस फाइल खुलेगी, सबसे पहले आपको बताती हूं। दिल्ली आईआईटी के हाई प्रोफाइल कैंपस में इन दिनों प्रोटेस्ट और नारों की तपिश है। एक छात्र की आत्महत्या ने बाकी छात्रों को भीतर से इतना झकझोर दिया है कि आईआईटी का पूरा सिस्टम कटघरे में है। सवाल यह है कि देश के ऐसे बड़े संस्थान क्यों छात्रों को मुश्किल वक्त में संभलने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। फाइल खोलेंगे इस मुद्दे की, आगे बढ़ेंगे। बात होगी बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम की, जो फिर से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आ गया। वो 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन 17वीं बार जेल से बाहर आकर अपने ठिकाने पर पहुंचा है। सवाल यह है कि राम रहीम कैदी है या वीआईपी गेस्ट। कचहरी में आज राम रहीम के इस जेल टूरिज्म की फाइल आपके लिए खुलेगी। रात 10:30 बजे फाइल खुलेगी कंगना रनौत के बयानों की। 2-3 दिन के भीतर बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस से कैसे भिड़ गई कंगना। सवाल यह भी है कि आखिर कंगना इन दिनों हर किसी से क्यों टकरा रही है। कंगना की एक केस डायरी खोलेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आईआईटी दिल्ली की ऊंची दीवारों के भीतर आखिर चल क्या रहा है। आईआईटी, ये 3 अक्षर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टफ एंट्रेंस एग्जाम, हजारों छात्रों के बीच कुछ सीटों की लड़ाई, धारदार दिमाग, बेहतरीन और चमकदार करियर और कामयाबी की एक ऐसी दौड़ जिसमें देश के लाखों बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन आईआईटी दिल्ली में इन दिनों की कहानी कुछ और है। यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई की जगह सवाल है, कैंपस में सन्नाटे की जगह विरोध है, मार्च निकल रहा है, नारे गूंज रहे हैं और छात्र प्रोटेस्ट करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे बीच का एक छात्र इतना अकेले कैसे पड़ गया कि सिस्टम तक उसकी आवाज नहीं पहुंची और उसे जान देनी पड़ी। दिल्ली आईआईटी की दीवारों के भीतर छात्रों का ये आक्रोश फूटा है 22 अगस्त को आईआईटी के एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की खुदकुशी के बाद, जिसने आईआईटी कैंपस की एक इमारत की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मुझे मेरा बच्चा लाके दो, मुझे मेरा बच्चा लाके दो। मेरा ये हाल है तो इसकी माँ का क्या हाल होगा? वो भी नहीं बोला। एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश ने जुलाई 2025 में आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया था। बताया जा रहा है कि पिता के देहांत के बाद उसकी दिमागी हालत गड़बड़ा गई थी। इस वजह से आईआईटी प्रशासन ने उसे 3 महीने का ब्रेक देकर हॉस्टल छोड़कर परिवार के साथ रहने की इजाजत दी थी। बाद में फिर ये छात्र कैंपस लौटना चाहता था, लेकिन आईआईटी की काउंसलिंग टीम ने उसे हॉस्टल की इजाजत नहीं दी। उसके मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद उसे दोबारा अपने परिवार के साथ रहने की सलाह दी गई। शनिवार 22 अगस्त को उस छात्र ने कैंपस की एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। सुबह 8 बजे ये कार्य होता है और अगले ही दिन जो है संडे था, सैटरडे था, मंडे को सब कुछ नॉर्मली चलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूं है कि ये तो आम बात है, तो होता रहे, जैसे कोई मक्खी कीड़ा मकोड़ा मर गया, ये मरते रहते, उनको उठा के भेज दिया। एक बस वो सैड न्यूज का वो इशू आता है कि हमें खेद है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसको बनाया गया और भेज दिया गया। छात्र की खुदकुशी के बाद आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जो हुआ वो नई बात थी। पूरा कैंपस स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सुलग उठा। छात्र गोलबंद हो गए और डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। जब तक सुसाइड होते रहेंगे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता तो 8 सुसाइड पहले ही हो चुके हैं और 8 के बाद अब ये लोगों का वेट करें, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ये प्रोटेक्शन नहीं देंगे। A student dying is not business as usual in IITs and this needs to stop. आईआईटी दिल्ली जैसे देश और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान में ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन 2 दिन से यही कैंपस एक बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट का गवाह बना। छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया, प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया, नारे लगाए, आईआईटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला।
कमेटी का गठन हर बार होता है जब भी कोई सुसाइड यहाँ पर हो जाती है, पर उसकी रिपोर्ट बच्चों के साथ साझा नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है, जो ये कमेटी का गठन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट क्या होती है वो बच्चों को एटलीस्ट रिजल्ट पता चले कि हाँ ये कमेटी बनी तो इसका आउटपुट ये हमें मिला। आईआईटी कैंपस के अंदर और बाहर दोनों तरफ नारे गूंजने लगे। अंदर कैंपस के छात्र और बाहर संगठन आईसा से जुड़े छात्र प्रदर्शन करने पहुंच गए। अपने बीच के एक छात्र की खुदकुशी ने आईआईटी छात्रों के गुस्से को और ट्रिगर करने का काम किया। छात्रों का दावा है कि 2023 से अब तक कैंपस में 8 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। 2023 में 3, 2024 में 2, 2025 में 1 और 2026 में 2 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। इन घटनाओं ने छात्रों के भीतर गुस्सा भर दिया, जो छात्र ऋषिकेश की मौत के बाद बाहर निकल आया। छात्रों के सवाल गंभीर हैं। क्या आईआईटी जैसे संस्थानों में स्टूडेंट वेलफेयर को एकेडमिक परफॉर्मेंस जितनी प्राथमिकता मिलती है? आईआईटी में ऐसी सांस्थानिक हत्याएं होती हैं जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हरास किया जाता है। ऋषिकेश के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके प्रोजेक्ट्स में बाधा डाली जाती है, इस कदर कि उनको मजबूर होना पड़ता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं लगती है। इसका जिम्मेदार ये आईआईटी प्रशासन है। खुदकुशी के इस मामले में छात्रों ने आईआईटी की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाए। छात्रों के मुताबिक ऋषिकेश नाम का वो छात्र पहले अपने परिवार में हुई एक मौत के बाद ट्रीटमेंट ले रहा था, तो कैंपस लौटने के बाद उसे अकोमोडेशन और इंस्टीट्यूशनल क्लियरेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया। वैसे आईआईटी की पहचान एक्सीलेंस से है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक्सीलेंस की एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है। क्या आपका सिस्टम अपने सबसे कमजोर पल में खड़े छात्र को संभाल सकता है? क्योंकि किसी संस्थान की ताकत सिर्फ उसकी रैंकिंग से पता नहीं चलती, उसकी ताकत ये भी बताती है कि जब कोई छात्र मुश्किल में हो तो उसके आसपास कितने लोग और कितनी संस्थागत व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान एक नारा बहुत गूंजा, वी वॉन्ट सिस्टम चेंज। ये सिर्फ एक नारा नहीं, शायद ये पूरे एजुकेशन सिस्टम से सवाल है। अब आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कदम उठाया है। आईआईटी दिल्ली ने 5 सदस्यों वाली एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इसमें आईआईटी दिल्ली के एलुमनस और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार, एम्स दिल्ली के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर प्रताप शर्मा, 2 छात्र प्रतिनिधि और आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार शामिल हैं। कमेटी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वो घटना की परिस्थितियों के साथ वर्ल्ड से जुड़े रिकॉर्ड्स, प्रोटोकॉल्स और प्रशासनिक प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगी। यानी अब अगली परीक्षा सिर्फ छात्रों की नहीं है, सिस्टम की भी है। आईआईटी दिल्ली के लिए तो ये साख का सवाल भी है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली बच्चों की बात चली है तो आज एक सवाल पूछती हूँ, क्या मुफ्त में मिले तो हम अपने बच्चों को जहर भी हंसते हंसते दे देंगे? क्या फ्री शब्द सुनते ही हमारी सोचने समझने की क्षमता शून्य हो जाती है? उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई तस्वीरें वायरल हैं, जहां हाईवे किनारे फेंकी गई एक्सपायर्ड जहरीली टॉफियां और चॉकलेट्स लूटने के लिए कार, स्कूटर और ट्रक से लोग उतर पड़े। चॉकलेट घर ले गए, शायद बच्चों को दे भी दी होंगी। ये तस्वीरें सिर्फ कचरे के ढेर की नहीं, ये हमारे समाज के नागरिक बोध यानी सिविक सेंस और सिस्टम की संवेदनहीनता का कचरा है। जहर बन चुके माल से जेबें भर गईं, झोले भर गए, लेकिन ज़मीर का क्या? ज़मीर शायद उसी कचरे में कहीं दब गया। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया का लोहिया चौराहा। यहाँ सड़क किनारे लगा ये मेला किसी सेल का नहीं, ना ही यहाँ कोई राहत सामग्री बांटी जा रही है। ये होड़ मची है कचरा लूटने की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, कचरा।
कोई झोली भर के ले गया तो कोई 3-3 डब्बे उठाकर चला गया। और कचरा लूटने के बाद चेहरे पर ऐसी खुशी मानो जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए। हुआ यह था कि एक स्थानीय फैक्ट्री ने अपनी मियाद पूरी कर चुकी यानी एक्सपायर हो चुकी टॉफियों और चॉकलेट का जहरीला स्टॉक सड़क किनारे डंप कर दिया और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया। इसे गरीबी मत कहिए साहब, इसे लाचारी का नाम देकर इसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि इस एक्सपायरी लूट में सिर्फ पैदल चलते लोग शामिल नहीं थे। चमचमाती कारों के ब्रेक लगे, बाइकों और ट्रकों के पहिए भी थमे, जाम लग गया और साहब लोग डिब्बे के डिब्बे उठाकर अपनी गाड़ियों की डिग्गी में भरने लगे, जिन्हें देखकर लगता है कि ये हर महीने हजारों का राशन खरीदते होंगे, वो भी कचरे के ढेर से अपने बच्चों के लिए मुफ्त का जहर समेट रहे थे। मैंने वीडियो बनाई, कम से कम मुझे एक ट्रक माल उतने ही समय में धीरे धीरे करके जो भी रोड से लोग गुजर रहे थे, उसमें कार वाले भी थे, मोटरसाइकिल वाले भी थे, अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग लग रहे थे। देखा देख यहाँ पे इतनी भीड़ जुट गई कि समझिए ऐसा माहौल, एक मेला सा माहौल हो गया और अच्छे अच्छे लोग, एक नहीं दो नहीं 3-3 4-4 कार्टून पूरा उठा के यहाँ से लोग ले जा रहे थे। तो बड़ा मुझे अचंभव लगा कि एक बार मैंने भी जानने का प्रयास किया कि मैं देखता हूँ क्या क्या चीज है इसके अंदर। तो हमने डब्बा उठा के एक बार देखा तो टॉफियां थी, इसमें चॉकलेट थी, और जब मैंने उसमें डेट पढ़ी इसके अंदर तो उसमें सब में 2024 और 2025 का माल था। इसमें 26 चल रहा है, लगभग 1-1.5-2 साल पहले का एक्सपायरी माल था। सोच कर देखिए, ये वो चॉकलेट्स हैं जो उन मासूम बच्चों की हथेली पर सजाई जाएंगी या सजा दी गई हों, जिन्हें नहीं पता कि उनके माता पिता मुफ्त के लालच में उनके पेट में क्या परोस रही हैं। पापा कहेंगे, देखो बेटा मैं क्या लाया, लेकिन बच्चों को क्या पता कि लूट के लालच और मुफ्त के जहर के नाम पर चॉकलेट से क्या निकलेगा। पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन या उससे भी कुछ गंभीर होने का खतरा। सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या चंद रुपयों की बचत के लिए इन लोगों ने अपने बच्चों की सेहत का सौदा कर लिया? जहां लालच का पर्दा आंखों पर ऐसा पड़ा कि एक्सपायरी डेट का काला सच भी रंग बिरंगे रैपर्स के पीछे छिप गया। तो मैंने लोगों को कहा भी कि आप लोग ये चीज माल जो ले जा रहे हो इतने भारी मात्रा में, ये आप लोग घर पे ले जाके अपने बच्चों को खिलाओगे या जिसको भी दोगे तो ये बहुत नुकसानदायक है, ऐसे इनको मत उठाइए। मगर अब पब्लिक है वो सुनने वाली कहाँ, बताने के बावजूद भी वो इतने लोग खुशी ले जा रहे हैं कि जैसे ना जाने लोगों को क्या चीज मिल गई हो। तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय मुझे लगा और बाद में मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ कार्य होना चाहिए। लगभग ये मान चलिए एक ट्रक माल मात्र 8 से 9 मिनट के अंदर पूरा लोग यहाँ से उठा के ले गए। कार्टून के कार्टून लोग समझे उठा करके ले जा रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ राहगीरों की सोच पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर भी है जो ऐसे औद्योगिक कचरे को ठिकाने लगाने के कड़े नियम तो बताता है, लेकिन शायद अमली जामा पहनाना भूल जाता है। नियम कहते हैं कि एक्सपायरी डेट पूरा होते ही कंपनी, सुपरमार्केट या सप्लायर को उस माल को तुरंत अपनी अलमारियों से हटाना होता है। इसे सामान्य स्टॉक से अलग करके एक नॉन सेलेबल जोन में रखा जाता है और इसका पूरा डिजिटल या फिजिकल रिकॉर्ड तैयार होता है। नियम कहते हैं कि मियाद खत्म हो चुके खाद्य पदार्थों को साइंटिफिक तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि वो किसी के हाथ न लगे, कोई भी इंसान या जानवर उसे दोबारा खा ना सके। इसके लिए ब्रेड, बिस्किट, टॉफी या पैकेज्ड फूड को क्रश यानी कुचलकर, पीसकर नष्ट किया जाता है ताकि उनकी पैकेजिंग ही खत्म हो जाए। कई मामलों में इनमें नुकसान रहित केमिकल या गंध मिला दी जाती है जिससे ये खाने योग्य न रहे। एक्सपायर्ड फूड, अनसेफ फूड का डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि पैकेट को फाड़ कर उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। अगर कोई खाने पीने की चीज एक्सपायर हो गई है तो उसे कचरे में साबुत नहीं फेंक सकते, पहले उसके रैपर को पूरी तरह से फाड़ देना है, माल को पूरी तरह क्रश कर या मिट्टी या केमिकल में मिलाकर ऐसा बनाना है कि कोई चाह कर भी उसे खा ना सके। अधिकारियों की देख रेख में उसे डिस्ट्रॉय करना है और अगर स्टॉक बहुत ज्यादा है तो दुकानदार अपनी मर्जी से इसे कहीं भी फेंक नहीं सकता। इसे बाकायदा फूड सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी या फिर जो वेस्ट डिस्पोजेबल की एजेंसी होती है उसके जरिए जमीन में दबाकर या इसको जलाकर खत्म करना जरूरी होता है। किसी भी डंपिंग यार्ड या सड़क किनारे एक्सपायर्ड फूड फेंकना इलीगल है। मगर कानपुर की इस फैक्ट्री ने सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हाईवे को ही अपना डंपिंग यार्ड बना दिया और खाद्य सुरक्षा विभाग उसने क्या किया, सवाल तो ये भी है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था कि क्या मतलब ये कह रहे क्या नहीं कह रहे। लोगों का ये मकसद था कि किसी तरह से ज्यादा सामान जो हाथ में उठा पा रहा वो हाथ में उठा ले रहा, जिसको लग रहा कि पूरे कार्टून के कार्टून उठा करके ले जा रहा। यहाँ तक कि
मोटरसाइकिल पे एक कार्टून रख के आ रहा है और वो कह रहा तुम जल्दी इसको छोड़ के आओ, हम तब तक इकट्ठा कर रहे। ये हालत में जो है मजदूर प्रकृति के भी लोग थे और बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग भी दिख रहे थे, जिनकी न तो शिक्षा वहां दिख रही थी न कुछ दिख रही थी। अंधाधुंध अपने परिवार को बर्बाद करने वाला माल लेकर के मौत का सामान अपने घर लेके जा रहे थे। आपने भी जब इन तस्वीरों को देखा होगा तो सोच रहे होंगे कि देखो क्या लोग, लेकिन सच ये है कि ये अलग नहीं है, हम और आप में से ही, क्योंकि बात उस सोच की है जिसके जरिए कभी फलों वाले गमले लूट कर ले जाए जाते हैं, कभी कोई फल सब्जी या मुर्गी वाला ट्रक पलट गया तो वो भी लूट लिया जाता है। मगर ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि हम एक समाज के तौर पर आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, जहां एक तरफ फैक्ट्री प्रबंधन की संवेदनहीनता है तो दूसरी ओर जनता की आत्मघाती फ्री वाली सनक। सवाल है सिस्टम का, सिस्टम क्या करेगा? क्या ये फाइल भी एक्सपायर होकर किसी कचरे के ढेर में फेंक दी जाएगी? कचहरी में अब खोलते हैं अगली फाइल। वो बलात्कार का दोषी है, लेकिन क्या जेल की सलाखें इसके लिए सिर्फ एक एड्रेस भर है? 20 साल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है। बीते 6 साल के आंकड़े आप उठाकर देखिए, 450 से भी ज्यादा दिन ये दोषी जेल के बाहर गुजार चुका है। सवाल यह है कि आखिर कौन सा कानून है जो एक गुनहगार पर इतना मेहरबान रहता है? क्या जेल राम रहीम के लिए कोई रिजॉर्ट या टूरिस्ट प्लेस है? जब चुनाव पास आते हैं व्यवस्था नतमस्तक हो जाती है। सुनारिया जेल के लोहे के दरवाजे एक बार फिर खुले और बाहर आया 20 साल की सजा काट रहा कैदी नंबर 8647, यानी गुरमीत राम रहीम। वही राम रहीम जिस पर साधवियों से रेप जैसे घिनौने अपराध सिद्ध हो चुके हैं। आम कैदी जहां एक एक दिन की पैरोल के लिए अदालतों के चक्कर काटते थक जाते हैं, वहीं इस खास कैदी के लिए पैरोल और फरलों का लाल कालीन बिछा दिया जाता है। सवाल है क्यों? आखिर राम रहीम पर सिस्टम इतनी मेहरबानी क्यों करता है? क्या दूसरे कैदियों को भी यही ट्रीटमेंट मिलता है? सवाल बनते भी हैं, उठे भी। मापदंड जेड़े बंदियां नूं बलात्कार, एक तरफ संगीन अपराधों और बलात्कार जैसे मामलों में जेल काट रहे व्यक्ति को बार बार पैरोल देकर बाहर भेजा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 35 सालों से जेलों में बंद और सजा पूरी कर चुके बंदी सिंहों को पैरोल तक नहीं दी जा रही। भाई जगतार सिंह हवाला की माता जी बेहद बीमार हैं। क्या एक बेटे को अपनी बीमार मां से मिलने का बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं मिलेगा? ये सरेआम दोहरा मापदंड है। जेल कट रहे और जिन्हां दी सजावां पूरीआं हो चुकीआं उन्हां नूं पैरोल नहीं दित्ती जा रही है। आखिर कानून क्या कहता है? नियम तो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत बनाए गए हैं, जो कहते हैं कि एक कैदी को साल में तय समय के लिए पैरोल और फरलो मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कानून में दी गई इस गुंजाइश और रियायत का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? एक ही शख्स बार बार अच्छे आचरण यानी गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट पाकर बाहर कैसे निकल आता है? ये साबित हो गया है कि देश में दो तरह के कानून हैं, क्योंकि एक तरफ बंदी सिंह जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा, और जगतार सिंह हवाला की मां की तबीयत अति नाजुक होने के बावजूद पैरोल नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ डेरा मुखी को 17वीं बार पैरोल दी गई है। 17वीं बार पैरोल फेर देती। सवाल बेबुनियाद नहीं, क्योंकि राम रहीम पर प्रशासन इस कदर मेहरबानियां दिखाता है कि इस साल अकेले 3 बार उसे राहत मिल चुकी है। जनवरी में 40 दिन, मई में 30 दिन और अब एक बार फिर 21 दिन की फर्क। मानो सलाखों का मतलब राम रहीम के लिए सिर्फ कागज का एक पन्ना भर रह गया हो। हैरानगी होती है ਜਦੋਂ कि 17 बार पैरोल मिल गई है और लोगों का ਜਿਹੜਾ विश्वास है न्याय ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ। लोग महसूस कर रहे भी जैसे ये राजनीतिक पैरोल ਜਿਹੜੀ है ਦਿੱਤੀ जा रही है। ये बेहद हैरानी की बात है कि राम रहीम को अब तक 17 बार पैरोल मिल चुकी है। जब ऐसे गंभीर मामलों में बार बार राहत दी जाती है तो लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होता है। आखिर ये राजनीतिक पैरोल का आरोप क्यों लग रहा है? जरा तारीखों के इस खेल को समझिए। फरवरी 2022 पंजाब चुनाव, वोटिंग से 2 हफ्ते पहले 21 दिन की फर्क। अक्टूबर 2022 हरियाणा उपचुनाव, आदमपुर चुनाव से ठीक पहले 40 दिन की फर्क।
नवंबर 2023 राजस्थान चुनाव, वोटिंग से ठीक पहले 21 दिन की फरलो। अक्टूबर 2024 हरियाणा चुनाव, वोटिंग से 4 दिन पहले 20 दिन की परोल। फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव, मतदान से ऐन पहले 30 दिन की परोल। और अब पंजाब चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर 21 दिन की फरलो जारी। एक साल में एक सिस्टम है जो उसके हिसाब से ही, जो है गाइडलाइन के हिसाब से ही पैरोल मिलती है। इसमें वो जो पैरोल लेने वाला अपनी दरखास्त देता है, कमिश्नर के पास जाती है, वो सारी बातें देखता है और जो उसके अगर पेंडिंग है, उसके डेज पेंडिंग है साल में, उसको मिल जाती है। उसमें कोई तो खास, औरों को भी मिलती है। ये मामला ज्यादा उछला हुआ है तो नहीं तो औरों को भी, बहुत लोगों को पैरोल मिलती है। दरअसल सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार समेत हरियाणा, पंजाब के कई जिलों में डेरा का अच्छा खासा प्रभाव है और विपक्ष इल्जाम लगाता है कि जब जब चुनाव पास आते हैं तो बलात्कार के दोषी राम रहीम के लिए व्यवस्था के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कोई पहली बार तो हुआ नहीं, ये काम होता आ रहा है, तो किसी को ये तो आदरणीय न्यायालय ने देखना है। और कैसे मेरे को तो इस बात की कोई आपत्ति नहीं किसी को देना नहीं देना, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे मन के भाव कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं। देश में क्या हो रहा है, हर जगह पर वोट राजनीति, हर चीज के लिए राजनीति। एक तरफ वो कैदी हैं जिनकी सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई की फाइलें दफ्तरों की धूल भांति हैं, और दूसरी तरफ राम रहीम है जिसके लिए जेल सिर्फ एक पड़ाव बनकर रह गया है। हालांकि तमाम बहसों और विरोध के बावजूद एक कड़वा सच ये भी है कि राम रहीम शायद इस सिस्टम के लूपहोल्स का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला कैदी बन चुका है। सियासत को वोटों की फसल काटनी है और बाबा को रिहाई का परवाना चाहिए। इस पूरी नूरा कुश्ती में अगर कुछ एक्सपायर हुआ है तो वो है आम जनता का इस सिस्टम पर भरोसा। शादी यानी दो लोगों का मिलना, दो परिवारों का मिलना, दो घरों का मिलना। लेकिन जब दूल्हा एक मुल्क में हो और दुल्हन दूसरे मुल्क में, तो शादी सिर्फ 7 फेरों की कहानी नहीं रह जाती। फिर बीच में आ जाती है सरहद, वीजा, पासपोर्ट और कभी कभी तो 2 देशों के रिश्तों की तलखी। यही हुआ भारत और पाकिस्तान के उन परिवारों के साथ जिनके घरों में पिछले साल शादी की तैयारियां थी, सगाई हो चुकी थी, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवाजाही और वीजा पर पाबंदियां बढ़ी, वाघा अटारी का रास्ता बंद हुआ और कई रिश्ते सरहद के इस पार और उस पार अटक गए। जरा सोचिए, जिस दिन दुल्हन को बारात का इंतजार होना चाहिए था, उस दिन उसे वीजा का इंतजार करना पड़ रहा था। जिस दिन घर में मेहंदी लगनी थी, उस दिन परिवार की चिंता ये थी कि डोली कैसे उठी, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध से भारत आने वाले कई सिंधी परिवारों के लिए वाघा अटारी सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि ये रिश्तों का रास्ता रहा है। दशकों से इस रास्ते के जरिए सिंध से लोग आते जाते रहे हैं, रिश्ते बनते रहे, शादियां होती रहीं, लेकिन अचानक रास्ता बंद हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इन परिवारों ने एक रास्ता खोज निकाला भारत आने का, सरहद के पार से नहीं, आसमान के रास्ते। फिर हुआ ये कि अप्रैल 2026 से अब तक 150 दुल्हनें पाकिस्तान से भारत पहुंच गईं। अकेले नागपुर में ही 15 पाकिस्तानी सिंधी दुल्हन आई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 300 और महिलाएं अब भी इंतजार में हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, इसके पीछे 150 शादियां हैं, 150 परिवार हैं, कई रिश्तेदार हैं और उन परिवारों और रिश्तेदारों की महीनों की बेचैनियां हैं। हालांकि उनका यह सफर सीधा नहीं था। वाघा अटारी से भारत आने की जगह कई लोगों ने पाकिस्तान से दुबई, मस्कट, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर भारत का सफर पूरा किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली इन दुल्हन और उनके रिश्तेदारों को वीजा दिया, लेकिन एक शर्त यह थी कि उन्हें हवाई रास्ते से भारत आना पड़ेगा। यानी जिस दूरी को कभी सड़क से पार किया जा सकता था, उसे अब कई उड़ानों और कई देशों के रास्ते तय करना पड़ा। लेकिन यह मामला सिर्फ ब्याह शादी का नहीं था, ये उन रिश्तों की कहानी है जो राजनीति से भी पुराने हैं। सिंध और भारत के कई परिवारों के बीच
रिश्तेदारियां हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है, पुराने पारिवारिक संबंध है। देश बट गया लेकिन रिश्तों की यादें नहीं बटी। इसीलिए जब एक रास्ता बंद हुआ तो इन परिवारों ने रिश्ते बंद नहीं किए, उम्मीदें बंद नहीं की, उन्होंने रास्ता ही बदल लिया। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि सरहद के आर पार बटे रिश्तों के लिए एक बंद रास्ते ने दूसरा रास्ता खोल दिया। कभी जेनजी को गटर जनरेशन कह देना, कभी जेनजी का बचाव करने वाली सोनाक्षी सिन्हा पर तंज कस देना, कभी ऋतिक रोशन को तो कभी नसीरुद्दीन शाह पर तल्ख टिप्पणी करना, फिर बाबा रामदेव से भिड़ जाना, वंदे मातरम के बहाने एक दौर की दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से सीधा टकराव, फिर एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर कमेंट और अब अभिनेत्री कृति सेनन के विज्ञापन में पहनी गई ड्रेस पर तंज कसना। चेहरे अलग अलग हैं लेकिन सब में एक किरदार है कॉमन, वो है कंगना रनौत। सवाल ये नहीं कि अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना किस किस से भिड़ रही हैं, बल्कि सवाल ये है कि कंगना हर मुद्दे पर बोल क्यों रही है और हर शख्स से इस तरह से क्यों भिड़ रही है। क्या इसे कंगना का बेबाक अंदाज कहा जाए? क्या वो अपनी राजनीति का एक्सटेंशन कर रही हैं या फिर ये राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने रहने की उनकी स्ट्रैटेजी है? कंगना रनौत की ताज़ा भिड़ंत एक्ट्रेस कृति सेनन से हुई। कृति का रक्षाबंधन पर एक ज्वेलरी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट आया तो उसमें उनकी ड्रेस को लेकर कंगना ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जब इतने सारे कपड़े हैं पहनने के लिए तो ज़रूरी है कि बिकिनी पहनकर भाई को राखी बांधी जाए। ये विज्ञापन जानबूझकर घिनौना बनाया गया है। फिर कृति ने इसका जवाब दिया, लेकिन कंगना का नाम लिए बगैर कृति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टेटमेंट पोस्ट किया और लिखा, किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए। त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। इससे कुछ दिन पहले कंगना रनौत एक्ट्रेस तापसी पन्नू से भिड़ गई। 22 अगस्त को एक इंटरव्यू में तापसी ने कहा, विवाद से पहले या बाद में मेरी कंगना से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कंगना के बारे में मेरी राय उनकी अपनी परवरिश और चीज़ों को देखने के नज़रिए को दर्शाती है, जबकि कंगना का अपना अलग नज़रिया है। तापसी की इस टिप्पणी से कंगना भड़क गईं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर जवाब लिखा कि एक सस्ती कॉपी अपनी आने वाली बी ग्रेड फिल्म के प्रमोशन में बिजी है, लेकिन मीडिया में फिर भी उनके नाम को लेकर सुर्खियां बन गई। इसके बाद तापसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, साबित हो गया। सवाल यह है, आखिर कंगना क्यों हर मुद्दे पर सबसे भिड़ रही? इस पर कुछ देर पहले मैंने एनडीटीवी इंडिया के एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया से बात की। कंगना पहले भी जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तब भी वो इस तरह के बयान देती थी और कंगना पूरी तरह से आजाद है अपने बयान देने। इन सब का जो असर है वो करियर्स पे भी पड़ता है, एक्टर्स के करियर्स पे भी पड़ता है और कोई भी शख्स जो है उसको बढ़ाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जब करियर पे पड़ता है तो फिल्म पे भी पड़ता है। कंगना अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सत्ताधारी बीजेपी की सांसद है और सांसद बनने के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने सोशल मीडिया पर किसे क्या जवाब दिया। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जिस काम के लिए आपको चुनकर संसद भेजा गया, आपने वहां पहुंचकर अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। कंगना रनौत का रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि जब से वो सांसद बनी है तब से लेकर अब तक उन्हें सांसद निधि के तौर पर 14 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से कंगना ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर 4 करोड़ 31 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। ये खर्च उनको आवंटित फंड का लगभग 29% है। सांसद निधि खर्च करने के मामले में वो हिमाचल के बाकी 4 सांसदों में से तीसरे नंबर पर है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि कंगना संसद में बिल्कुल निष्क्रिय सांसद है। उन्होंने सवाल पूछे हैं, बहस में हिस्सा लिया है और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है और यही हिस्सा ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि संसद के सवालों और क्षेत्रीय मुद्दों की तुलना अगर सोशल मीडिया पर उनके बयानों से करें तो एक फर्क साफ दिखाई देता है। उनके जिस बयान से विवाद पैदा होता है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है।
मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है, मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? पिछले हफ्ते ही कंगना एक जमाने की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से भिड़ गई। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाने को वाजिब ठहराया था और ये बात कंगना को पसंद नहीं आई। वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि कंगना ने शर्मिला की शख्सियत का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने नसीहत दी कि शर्मिला को हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आना चाहिए। इससे पहले कंगना योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी पर उन पर जवाबी हमला कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि मेरा चरित्र रामदेव से कहीं बेहतर है, मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए, आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे भी बेहतर है। इससे पहले पिछले महीने जब जेनजी ने अपने आंदोलन से देश की राजनीति में बड़ी हलचल मचाई थी तो कंगना ने उन्हें क्या कहा था, एक बार फिर सुनिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। कंगना के इस बयान पर भारी विवाद हुआ। खुद उनकी अपनी पार्टी को भी इस बयान को डिफेंड करना मुश्किल हो गया। फिर कंगना ने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया। 100 इलेक्शन वो हार गए हैं, वो कौन होते हैं, उनको किसका इस्तीफा चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो सड़क पे चले हुए उनकी माता, इटालियन माता जी ने ये नहीं कहा होता कि भाई इनको ऑपोजिशन लीडर बनाओ, तो उनकी क्या वजूद है? यानी कंगना की राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा इनके बयानों से बन रहा है। हालांकि आज राजनीति में ये बहुत ताकतवर हथियार हैं क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ संसद के भीतर मौजूद होना काफी नहीं है। आप सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, मायने तो ये भी रखता है। कंगना ये बात शायद अच्छी तरह से समझती हैं। उनकी हर टिप्पणी, उनका हर हमला, हर पलटवार खबर बन जाता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर मुद्दे पर बोलना एक सांसद की ताकत है या उसकी कमजोरी? और सवाल ये भी कि हर मुद्दे पर कंगना का बोलना क्या इतना इम्पोर्टेंट है? अरे बेबी प्लीज समझो, ये हिंदू मुस्लिम माइंडसेट, ये आप वो है, ये जो बोलते रहते हैं ना भाजपा के लोग, असली मुद्दा पे बोलो। अब बोलो, हम भी तालियां बजाएंगे आपके लिए। बोलिए ना, बेरोजगारी पे बोलिए। कंगना भले ही सेलिब्रिटी सांसद हैं, लेकिन जनता ने उन्हें सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो बॉलीवुड की सबसे मुखर अभिनेत्री बनी है। जनता ने उन्हें इसलिए भी चुना था कि वो अपने चुनाव क्षेत्र की आवाज संसद तक पहुंचाएं और मंडी की जनता को ये जानने का हक है कि उनके इलाके की सड़कें कैसी हैं, पर्यटन को लेकर क्या हुआ, आपदा के बाद पुनर्वास का क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या किया गया, किसान और बागवान की समस्या संसद में कितनी मजबूती से उठी, युवाओं के लिए क्या पहल की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सांसद निधि के जरिए जिन विकास कार्यों की सिफारिश की गई वो जमीन पर कितने उतर पाए। लेकिन इन सवालों की बजाय कंगना के वो बयान वायरल हो जाते हैं जिनका इनसे कोई सीधा सरोकार नहीं। जब नीति बनाने वाले और भविष्य बनाने वाले दोनों एक ही व्यवस्था के तराजू पर तौले जाएं और एक का पलड़ा सिर्फ इसलिए भारी रहे क्योंकि उसके सिर पर सत्ता की छत है, तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली के लुटियन जोन में बने करीब 100 पुराने बंगलों के रखरखाव पर एक साल में 92 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक पाठशालाएं जर्जर छत के नीचे अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही हैं। क्या नेताओं का आराम बच्चों के सुनहरे भविष्य से ज्यादा कीमती है? ये विरोधाभास किसी एक शहर या एक राज्य का नहीं। ये सिस्टम का वो चेहरा है जहां प्राथमिकताएं कागजों पर तो आम जनता की होती है, लेकिन जमीन पर उनका रुख खास लोगों की तरफ मुड़ जाता है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली का सबसे पॉश लुटियन जोन है, जहां केंद्रीय मंत्री, सांसदों और शीर्ष अधिकारियों के सदी पुराने बंगलों की रंगत निखारने के लिए खजाना खोल दिया जाता है, तो दूसरी ओर
दूर दराज के गांव में बने वो सरकारी पाठशालाएं जहां बरसात में छत से पानी टपकता है और दीवारों से प्लास्टर गिरता है, तो कहीं स्कूल में अब भी मवेशी बांधे जाते हैं, तबेले बन जाते हैं। एक तरफ बंगलों की मरम्मत, दूसरी तरफ स्कूलों को मरम्मत का इंतजाम। हाल ही में आई एक आरटीआई रिपोर्ट ने इस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। साल 2025-26 में केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक बंगलों की मरम्मत, नवीनीकरण और साज सज्जा पर रिकॉर्ड 92 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए गए। 2014 से 2026 के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने इन लुटियंस बंगलों की देखरेख पर कुल 547 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च की है। सीपेज, दीमक, वायरिंग और फर्श की टाइल्स बदलने के नाम पर औसतन हर मंत्री के सरकारी आवास पर 1.25 करोड़ रुपए सालाना खर्च। इसी आंकड़े को लेकर अब देश की सियासत भी गर्मा गई। 100 करोड़ रुपया मात्र यूनियन मिनिस्टर्स के लुटियन जोन्स के बंगले के ऊपर खर्चा हो रहा है। सोचिए उनके बाकी कितने खर्चे होंगे। केवल रख रखाव पर 100 करोड़। आज वो भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, जवाब दे कि इतना पैसा टैक्स पेयर्स का केवल रख रखाव में क्यों खर्च हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा गबन तो नहीं है। लेकिन जिनकी प्राथमिकता पर बात होनी चाहिए, जिन्हें पहले सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या सिस्टम उनकी बात सुनता है? क्या स्कूलों के रखरखाव और मेंटेनेंस पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? और ये सवाल किसी एक राज्य से जुड़ा नहीं है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक कई स्कूल ऐसे हैं जो मेंटेनेंस मांगते हैं, लेकिन क्या मिल पाती है? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ चीज का सुविधा नहीं, ना टीचर अच्छा से पढ़ा देता, ना खाना अच्छा से देता, कुछ भी नहीं अच्छा से। वैसे स्कूलों पर इस सियासी जंग की गूंज उत्तर प्रदेश तक भी पहुंची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर जर्जर और खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के वीडियो पोस्ट कर सरकार को घेर रहे थे। ये जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है। उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हो, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है, शिक्षक भी है, तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। इस बीच स्कूलों के मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने प्रदेश के 3126 स्कूलों की मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि तय की है, जिसमें से 302 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी भी कर दी गई। प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत पर 15,36,000 और उच्च प्राथमिक पर 39,44,000 रुपए खर्च किए जाने हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है, और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यूपी या दिल्ली का नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के घटते बजट और बदहाल बुनियादी ढांचे पर सबसे तीखा प्रहार देश की सर्वोच्च अदालत से आया। महाराष्ट्र के धुले में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने व्यवस्था को आईना दिखाते हुए बेहद गंभीर टिप्पणी की। कुंभ मेळ्यासाठी 32,000 सरकार कुंभ मेले के लिए 32,000 से 34,000 करोड़, कॉरिडोर के लिए 11,000 करोड़ आवंटित करती है। यदि इस राशि का केवल 0.1% यानी करीब 32 करोड़ भी खर्च किया जाता तो राज्य भर में बंद हो चुके 100 से 125 मराठी माध्यम के स्कूलों को बचाया जा सकता था। सरकार की ओर से शिक्षा के लिए बजट में किए जाने वाले प्रावधान की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर एक समय में 8%, 12% और 11% हुआ करता था।
वास्तव में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि अब छात्रों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें बढ़ोतरी होने के बजाय बजट का ये प्रावधान कम ही हुआ है। एक तरफ 80-90 साल पुराने लुटियंस बंगले हैं जिन्हें हर साल करोड़ों रुपए की संजीवनी देकर सुरक्षित बनाए रखा जाता है, तो दूसरी तरफ वो सरकारी पाठशालाएं जिन्हें बजट का एक अंश पाने के लिए भी जजों की डांट या जन आंदोलनों का मोहताज होना पड़ता है। सवाल है, ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि बात एक राज्य की नहीं है। क्या बच्चों की लाचारी को गंभीरता से समझा जाएगा? क्योंकि जब तक देश की प्राथमिकता में महल और पाठशालाएं एक समान नहीं होंगी, तब तक विकास का खाता अधूरा ही रहेगा। इसी के साथ कचहरी में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया, भारत का विश्वास।